डीबीटी जेआरएफ 2018 प्री एग्जाम का ये पार्ट 2 है और यहाँ भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2017 के। क्योंकि जब हम पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो वहां से मिली हुई नॉलेज कहीं ना कहीं हमें नए एग्जाम के सॉल्यूशंस में भी हेल्प करती है। कहानी शुरू करते हैं एक और कहानी के साथ। 1983 का टाइम था और फ्राइडे की नाइट थी। बेशक इमेज में दिन निकल रहा हो लेकिन चांदनी रात थी। खूबसूरती कुछ नज़ारों की ऐसी ही थी। कोई साइंटिस्ट अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसकी वाइफ उसकी बगल वाली सीट पर थी लेकिन गनीमत थी कि वो सो रही थी। उसके दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही थी। भाई, शादीशुदा आदमी को शांति कभी कभार मिलती है, बट जब भी मिलती है ना, कमाल की मिलती है। और इसी शांति में उसके दिमाग की भी घंटी बजी और अचानक उसे वो आइडिया आया जिस आइडिया के लिए वो बहुत सालों से तरस रहा था। वो जरा सा आइडिया उसको नोबेल प्राइज दिला बैठा। कैरी मुलिस, सब जानते हैं हम लोग इनको। इन्होंने जो पीसीआर की इन्वेंशन की है वो इन्वेंशन कुछ ऐसी एक मजेदार कहानी के साथ है। हाँ, ये बात इन्होंने बताई नहीं कि इनकी 4 शादियां हुई थी। 1993 का नोबेल प्राइज कैरी मुलिस को मिला था अपनी पीसीआर की डिस्कवरी को लेकर के, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे हम लोग डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। किसी को याद है कि इन्होंने कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया था पीसीआर रिएक्शन में? टैक डीएनए पॉलीमरेज आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। भाई, इन्होंने तो इस्तेमाल किया था क्लिनोफ्रैगमेंट, डीएनए पॉलीमरेज 1 का पार्ट जो एम्पलीफाई करता था। हालांकि उस एंजाइम में कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से पीसीआर रिएक्शन उस टाइम काफी महंगी थी, लेकिन फिर भी ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल कंडीशन में डीएनए को एम्पलीफाई करना सिखाया और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। फिर ऐसे ही कोई और साइंटिस्ट येलोस्टोन नेशनल पार्क घूमने गए हुए थे और वहां जो गर्म पानी के तालाब थे जिन्हें हम लोग नेचुरल गीजर्स भी कहते हैं या फिर थर्मल स्प्रिंग्स, अचानक इन्हें भी यहां विचार आया कि इतने गर्म पानी में अगर कोई बैक्टीरिया रह सकता है तो उसके एंजाइम भी टेम्परेचर इनसेंसिटिव होंगे, और इन्हीं तालाब में से थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया तलाशा गया जिससे निकाले हुए टेक डीएनए पॉलीमरेज को आज हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआर में। कैरी मुलिस की ये लाइन बड़ी फेमस है। Sometimes a good idea comes to you when you are not looking for it, though an improbable combination of coincidences, naivety and lucky mistakes. भाई, हम सब लोग अपनी लाइफ में मौके तो तलाशते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। कभी कभी तो अच्छा होने के लिए मौके तुम्हारे दरवाजे खटखटा रहे होते हैं, जैसे कि आई फ्लाई तुम्हें नॉक करता रहता है। चीजें हमें समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इवोल्यूशन ये तो कहता है हमें कि जिसने भी बदलते हुए वक्त के साथ उस बदले हुए वक्त का साथ पकड़ा वो बदल जाएगा हमेशा के लिए। और ये बदलाव आमतौर पर जिंदगी में नई उमंग लेके आते हैं, नए रास्ते खोल देते हैं, और जो रास्ते हमें लग रहे थे बड़े मुश्किल से उनको भी आसान बना देते हैं। पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी एक क्लासिकल हुआ करती थी जब लोग बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाते थे। फिर इवोल्यूशन हुआ, ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड आ गए, चॉक्स की जगह मार्कर आ गए। क्या इवोल्यूशन रुक गया? इवोल्यूशन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और एक और नया चेंज है अब, एग्जाम की तैयारी शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से, ताकि बड़े से सिलेबस को भी हम आसानी से कर लें। क्वेश्चनों से मिले हुए आंसरों से अपनी झोली को भर लें, फिर भला कौन सा रिजल्ट ऐसा होगा जो हमसे बच के जाएगा। ऐसे ही सेफ तरीके से कुछ और क्वेश्चनों के आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जंक्शनल डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं और CDR3 की। CDR3 एंटीबॉडी के पार्ट को बोलते हैं, वो पार्ट जो एंटीजन से इंटरेक्ट करता है। उन्होंने दे भी दिया हिंट कि वो जंक्शनल डायवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो डायवर्सिटी आती है जीन रीअरेंजमेंट में, ये किस वजह से आती है। देखो, आंसर तो है सीधा सीधा P और N एडिशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एक्सोन्स हैं, डायवर्सिटी रीजन को कोड करने वाले या जंक्शन रीजन को कोड करने वाले, वो आपस में जुड़ते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए 2 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, या तो N न्यूक्लियोटाइड एडिशन या फिर P एडिशन। डिपेंड करता है कि हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड किए बिना किसी मैसेज के या फिर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया। अब जो ये नए न्यूक्लियोटाइड किए हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए में नहीं थे, तो इन न्यूक्लियोटाइड की वजह से इस जगह पर अमीनो एसिड कैसे निकल के आएंगे, ये कमाल की बात है। ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से हमारी एंटीबॉडी बनाने वाले जो 3 जीन है, केवल एक कप्पा की, एक लैम्डा की और एक हैवी चेन की, केवल ये 3 जीन मिलकर के 10 की पावर 10 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बना सकते हैं। टोटल डायवर्सिटी क्रिएट करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी रिपर्टोयर, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है P एंड N एडिशन।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। डिटेल्स तो हम लोग जब करते हैं जब हम लोग एंटीबॉडी को बनता हुआ देखते हैं। एंटीबॉडी की जीन का एक्सप्रेशन और उससे बनने वाले प्रोटीन की कहानी में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जैसी सारी बातें रिकॉल हो जाती हैं। और यहाँ पर हमें अमेजिंगली सोमेटिक सेल के अंदर होने वाला रिकम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। अपने आप में ये पहेली है कि भला इन रीजन्स में इतना हाई वेरिएबिलिटी पार्ट क्यों रखा गया, क्यों डीएनए की सीक्वेंसेस में मिलने वाली इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर बदल जाती है, इवोल्यूशन ने कैसे सेलेक्ट किया। एंटीबॉडी के जो वेरिएबल पार्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं और इनमें भी सीडीआर 1, 2 एंड 3 ये तो कुछ गजब की वेरिएबिलिटी दिखाते हैं। जब भी कभी एंटीबॉडी और एंटीजन को डील करो तो हमेशा एंटीबॉडी को पुलिस वालों की तरह लेके चलो और एंटीजन को लो चोर की तरह। पुलिस वाले का पूरा शरीर जो है वो एंटीबॉडी है। क्या अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ने के लिए? वो इस्तेमाल करता है अपने हाथों का, पैरों का। तो उसके बॉडी के जो पार्ट एक्चुअली में चोर से टच करते हैं, जिनकी हेल्प से वो चोर को पकड़ता है, ये हैं सीडीआर्स, जो कि आमतौर पे वेरिएबल पार्ट में पाए जाते हैं एंटीबॉडी के। सिमिलरली चोर के जिस पार्ट को पकड़ा गया, चोर तो पूरा एंटीजन है, लेकिन चोर के जिस हिस्से को पकड़ा गया, गर्दन, हाथ, पैर, ये एपिटॉप्स हैं। जब हम लोग अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं कोई रिलेशन ढूंढ लेते हैं तो फिर चीजें रटने की नहीं रह जाती। फिर तो हम लोग उन क्वेश्चनों के भी आंसर देना शुरू करते हैं जो हमने कभी शायद पढ़े भी ना हो, क्योंकि भाई दुनिया के बारे में तो सबको पता है ना। अब क्या तुम अपने एग्जाम में रट के जाते हो कि तुम्हारे पड़ोस में रहता कौन है, लेकिन अगर अचानक किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले का नाम क्या है तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि आउट ऑफ द सिलेबस है, तुम फटाक से जवाब निकाल दोगे। हम अपनी दुनिया में जो देखते हैं उसके जवाब देने हमें आसान होते हैं। आई फ्लाई के साथ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कोरिलेशन मिल जाए वर्ल्ड के साथ। अब जो ये पढ़ाई की बातें हैं ये कहानियां बन जाएं आपके लिए, मजेदार, आसान सी। क्वेश्चन नंबर 58, नेगेटिव सिलेक्शन की बात करते हैं थाइमोसाइट में। देखिए, जैसे हमारे देश में डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, पुलिस वाले, कमांडोज, ऐसे ही हमारे शरीर में भी डिफेंस सिस्टम है। और हमारे शरीर के जो सबसे बढ़िया डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो हैं टी सेल्स और बी सेल्स। जैसे हमारे देश में इन डिफेंस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स हैं, जैसे कि मिलिट्री एकेडमी, ऐसे ही हमारे भी शरीर के अंदर इन सेल्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स होते हैं, जैसे कि बोन मैरो, थाइमस। थाइमस वो जगह है जहां पर आपकी टी सेल ट्रेनिंग लेती हैं, तो बोन मैरो वो सेल है जहां पर आपकी बी सेल मैच्योर होती हैं। अब सोच के देखो, अगर कोई आर्मी का ऑफिसर अपने कॉलेज में किसी को शूट कर दे तो उसे परमवीर चक्र मिलेगा या सजा मिलेगी? इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। जब ट्रेनिंग एरियाज में या जहां पर हमारी बी सेल्स और टी सेल्स रहती हैं, जैसे कि स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, थाइमस, अगर मेरी टी सेल या बी सेल किसी एंटीजन को यहाँ पहचानती है तो सेलेक्टिवली उन सेल्स को पहचान करके मार दिया जाता है। इसी को बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि चांस ये कि जिसको उन्होंने पहचाना होगा ये शायद हमारी खुद की अपनी सेल रही होगी, और अगर इन सेल्स को मौका दिया गया जीने का तो आगे चल करके ये हमारी ही बॉडी का बैंड बजा देंगी। इन्हीं को तो बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जहां जंग का मैदान होता है, अगर बॉर्डर पर हमारा कोई सिपाही किसी की हत्या कर दे, जैसे कि दुश्मन देश की तरफ से आने वाले किसी घुसपैठिए, तो वहां सजा नहीं मिलने वाली उसे, वहां मिलेगा इनाम। इम्यून सिस्टम में इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव सिलेक्शन, क्योंकि जिसने भी किसी एंटीजन एंट्री साइट पर किसी एंटीजन को पकड़ा तो भाई ये बढ़िया है, इसको मौका दो बढ़ने का, डिवाइड करने का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि जब फंक्शन ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन की बात करते हैं थाइमोसाइट के, वो भी थाइमस में, थाइमस जो कि कॉलेज है, तो भाई इन सेल्स को मार दिया जाता है, ऐसी थाइमोसाइट जो एंटीजन पहचान रही हो, ताकि ऑटो रिएक्टिव थाइमोसाइट से हम बच जाए। ऑप्शन नंबर डी। फौज में भर्ती होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करते रहो। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारा फौजी हो या फिर हमारा डिफेंस पर्सनल हो वो हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए हो, उनकी हत्या के लिए ना हो। और सेम ऐसे ही सिस्टम, कानून हमारी सेल के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर भी काम करता है, ताकि हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बच सके। क्वेश्चन 59, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया गया टी सेल के द्वारा और यहाँ को स्टिमुलेशन नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, जब भी कभी किसी एंटीजन को किसी टी सेल को प्रेजेंट किया जाएगा तो हम लोग की तरह नहीं है ये। अब जैसे तुम ही देख लो, अगर तुम्हारे किसी ने कान भर दिया करके कि भाई कोई इंसान तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रहा था, तो तुम बिना सच्चाई को जाने एकदम जाकर के लड़ना शुरू कर देते हो उससे। लेकिन हमारी सेल ऐसी नहीं है। हमारी सेल ना सिर्फ उस एंटीजन को वेरीफाई करती हैं, बल्कि जो सेल प्रेजेंट कर रही हैं उसको भी वेरीफाई करती हैं। जहां एंटीजन को वेरीफाई करने के लिए एमएससी जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, तो जो सेल सामने आ रही है उस एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए अपनी है या नहीं, उसके लिए को-स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि B7.1 या 7.2। अब अगर ये नहीं है तो टी सेल कहेगी कि ये एंटीजन जो है शायद कोई और सेल प्रेजेंट कर रही है, और उस केस में या तो ये अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी एनर्जी, या फिर ये मर जाएगी। तो इस वजह से इसके आंसर बी और सी दोनों है।
क्वेश्चन नंबर 60, म्यूटेशन है होम्योटिक जीन्स में और इसकी वजह से डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्या मिलेंगे देखने को ड्रोसोफिला के। देखिए, होम्योटिक जीन्स उन जीन्स को बोलते हैं जो ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं और यही जीन्स हैं जो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक के सारे पार्ट जितने भी हैं उन सब पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। अब अगर इन जीन में डिफेक्ट हो जाए तो भाई सबके सब कहानी बिगड़ जाने वाली है। इसलिए आंसर है डी, एब्सेंस ऑफ एवरी अदर सेगमेंट अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। ऐसी होम्योटिक जीन्स और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिस्कवर की गई हैं और ये वो जीन्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हम सभी ऑर्गेनिज्म स्टेम सेल्स के डिवीजन से बने हुए हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एक सिंगल सेल से कहानी शुरू होती है, सेल डिवाइड करती है ब्लास्टुला मोरला स्टेज और फिर जाकर के डिफरेंशिएशन शुरू होता है। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स को ये बताया जाता है कि आप क्या बनोगे और अलग अलग टिश्यूज में डिफरेंशिएट करा के एप्रोप्रिएट टिश्यू बनाना, ये जिम्मा है होम्योटिक जीन्स का। तो अगर ये जीन्स खराब हो जाने वाली हैं तो ये जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है उस पर बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 61, बाकी क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन को देख करके भी आई फ्लाई की क्लास वालों को कुछ तो याद आ गया होगा। ग्राफ बात कर रहे हैं आयन ट्रांसपोर्टेशन की और वो भी मेम्ब्रेन चैनल। देखिए, मेम्ब्रेन में चैनल का मतलब है एक टनल की तरह का सिस्टम और जब आयन इसमें से निकलेंगे तो बहुत तेजी से निकलते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं आयन कंसंट्रेशन और ट्रांसपोर्ट रेट को नोटिस करूं तो शुरुआत में जब आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि स्पीड मेरी और नहीं बढ़ती, क्योंकि यह जो जगह है, जगह तो कम ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कितने भी मॉलिक्यूल एक साथ निकल जाएंगे, क्योंकि चैनल की अंदर की कैविटी एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो जैसे ही इतने आयन आ जाते हैं कि चैनल पूरा भर जाए, तब उससे ज्यादा की स्पीड नहीं मिल पाती। और अगर इस बात को समझना है तो इमेजिन करो कि अगर बहुत सारे बच्चे किसी गेट को पार कर रहे हो तो एक बच्चा शुरुआत में बहुत जल्दी से पार कर जाएगा, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो एक मैक्सिमम रफ्तार होगी, उससे ज्यादा अचीवमेंट नहीं मिल सकता मुझे। जब तक आगे वाले बच्चे निकल नहीं जाएंगे तब तक पीछे वालों को मौका नहीं मिलेगा इस गेट को पार करने का। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, जीन के जो म्यूटेशन होते हैं बहुत तरह के होते हैं, इनके जो नामकरण है ना वो भी अलग अलग बातों के ऊपर है। जैसे कि म्यूटेशन के बाद प्रोटीन कैसा बनने वाला है उसकी वजह से हम लोग इन्हें अलग बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशंस, मिससेंस म्यूटेशंस, लीथल म्यूटेशन। तो जब हम बेस चेंज की बात करते हैं, अगर कभी प्यूरिन के बदले में प्यूरिन आ जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन, और अगर प्यूरिन के बदले में पायरामिडिन आ जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अब क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन म्यूटेशन पूछा हुआ है और जब भी कभी ये पेयर आ जाए तो बस पहली पोजीशन को चेक कर लो। जी की जगह पर अब टी है तो जी एक प्यूरिन है, टी एक पायरामिडिन है, तो ये ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांसवर्जन है। पायरामिडिन की जगह पर प्यूरिन, ट्रांसवर्जन। प्यूरिन की जगह पर पायरामिडिन, ट्रांसवर्जन। और प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन, ये है वो ट्रांजिशन म्यूटेशन। ए की जगह पर जी आ जाए या सी की जगह पर टी आ जाए, मतलब प्यूरिन की जगह पर प्यूरिन, पायरामिडिन की जगह पर पायरामिडिन, तो इसे आप हमेशा ट्रांजिशन कहोगे। क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following is not enriched in eukaryotic promoter located in active chromatin? एक्टिव क्रोमेटिन बोल करके इन्होंने ये कह दिया कि हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी है, कॉम्पैक्टली पैक नहीं है, ये लूज पैक है यूक्रोमेटिन की फॉर्म में। अब पूछ रहे हैं कि कौन सी बात नहीं लागू होती, तो देखिए यूक्रोमेटिन कब नहीं होता हमें ये देखना है। एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स लूज होते हैं जिससे क्रोमेटिन लूज हो जाता है और यूक्रोमेटिन की फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे। तो डीएनएस 1 हाइपरसेंसिटिविटी का मतलब ही ये है कि वहां डीएनए पर हिस्टोन कॉम्पैक्टली पैक नहीं है। लेकिन जब भी कभी डीएनए का मिथाइलेशन होता है तो इस मिथाइलेशन को पहचान करके MECP1 नाम के प्रोटीन आके बाइंड करते हैं और ये HDAC नाम के एंजाइम्स को बुला लेते हैं, हिस्टोन्स डीएसिटाइलेज एंजाइम, और ये सब मिलकर के यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई मिथाइलेटेड साइटोसिन यूक्रोमेटिन नहीं बनाता, डीएनए के इस मॉडिफिकेशन के बाद यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल इन बातों पे बहुत ध्यान देते हैं कि जीन होने से काफी नहीं है, जीन कब ऑन होती है कब ऑफ होती है ये बात भी हमें पता होना चाहिए। और इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करते हैं या फिर यूक्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में। इसी को हम लोग एपिजेनेटिक्स कहते हैं और इसे में हम लोग जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी पढ़ते हैं। हिस्टोन कोड, हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशंस, तो डीएनए का मिथाइलेशन, ये सारी बातें ना सिर्फ डीबीटी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बल्कि ये एक और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या बल्कि मैं ये कहूं कि हमारी लाइन में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम भी जो आने वाला है जून 2018 का नेट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे वहां भी काम आएगी। और हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन वाली कहानी तो इनका भी फेवरेट है, हर बार एक या दो क्वेश्चन निकाल के ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अब बोल रहे हैं कि IPTG नाम के मॉलिक्यूल को, जो कि नॉन सबस्ट्रेट इंड्यूसर है, हम उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं इंड्यूसिबल ऑपरेंड में। देखिए लैक ऑपरेंड की जब हम बात करते हैं तो लैक ऑपरेंड को ऑन करने के लिए हमें लैक्टोज चाहिए होता है,
लेकिन लैक्टोज डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता। पहले लैक्टोज को मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा एलोलैक्टोज में, और तब जाके बाइंड करता है रिप्रेसर से, और तब ये हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है लैकोप्रोन को। और एक प्रॉब्लम और भी है इसके अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया लैक्टोज को खा सकता है। तो जब कभी आप किसी मीडियम में लैक्टोज इंट्रोड्यूस कराते हो तो लैकोप्रोन शुरुआत में ऑन होता है और फिर उसके बाद में वापस ऑफ हो जाता है, क्योंकि जितना आपने लैक्टोज डाला था, लैकोप्रोन से बनने वाले एंजाइम जेड का प्रोडक्ट बीटा गैल्क्टोसाइडेज, ये खुद भी लैक्टोज को तोड़ता रहता है। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया ने जो लैक्टोज मिला था लैकोप्रोन ऑन करने के लिए, उसको डिग्रेड कर दिया और खा लिया, एनर्जी निकाल ली उससे। लेकिन आईपीटीजी जैसे मॉलिक्यूल, जिन्हें हम ग्रेटेशियस इंड्यूसर्स भी कहते हैं, ये केमिकल दिखने में एलोलैक्टोज जैसे हैं, कुछ मॉडिफाई नहीं करना इनको, ये डायरेक्ट जाकर रिप्रेसर से बाइंड करेंगे और काम करने से रोक देंगे, लैकोप्रोन ऑन हो जाएगा। तो अगर मैं मीडियम में आईपीटीजी डाल रहा हूं तो पाऊंगा कि लैकोप्रोन ऑन हुआ और ऑन ही रहा, और ऑन इसलिए रहा क्योंकि भाई आईपीटीजी को कभी भी बैक्टीरिया खाता नहीं है। बीटा गैल्क्टोसाइडेज के सबस्ट्रेट एलोलैक्टोज की तरह है दिखने में, लेकिन वो है नहीं। इसलिए एक बार आईपीटीजी डालने के बाद लंबे टाइम तक लैकोप्रोन ऑन रहता है। और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में जब भी हमें लैकोप्रोन वाली जीन्स को ऑन करना होता है या ऐसी जीन्स को ऑन करना होता है जिनमें लैक प्रमोटर लगा हो, तो हमेशा हम आईपीटीजी देना चाहते हैं एलोलैक्टोज की बजाय। हाँ, इन 4 ऑप्शनों के अंदर जो बात है, आईपीटीजी को इस्तेमाल करने का कारण है क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेता है रिप्रेसर के साथ, उसे मॉडिफाई नहीं होना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 65, ह्यूमंस के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी दिखाता है? भाई देखिए, जब हम किताबों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पढ़ते हैं तो हम उसे पता नहीं कैसे वायरस के साथ बांध देते हैं। HIV वायरस, उसके पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब ह्यूमन के लिए बात आती है तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ह्यूमन में है भी या नहीं। लेकिन तुम्हें याद है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं, जिन्हें बोलते हैं टीलोमियर्स, उन टीलोमियर्स की लंबाई को बनाने के लिए टीलोमरेज नाम का एंजाइम आता है, और उस एंजाइम के पास अपना एक आरएनए है। उस आरएनए को एज अ टेम्पलेट मान करके वो डीएनए बनाता है। अब कुछ सोच के देखो, आरएनए को टेम्पलेट बांध के डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसलिए टीलोमरेज एंजाइम भी एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जिसे टेक्निकली हम लोग बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 66, हम डीएनए प्रोब बनाना चाहते हैं हाईली स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, ये चेक करने के लिए कि कोई सिंगल कॉपी जीन एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही। और ये जू ब्लॉट एक्सपेरिमेंट है। वैसे तो यार ये सिंपल सा सदर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर हम आरएनए चेक कर रहे हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और अगर हम डीएनए चेक कर रहे होते हैं तो सदर्न ब्लॉटिंग। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कई बार हम लोग एनिमल की स्पीशीज को आपस में चेक करने के लिए करते हैं कि वहां कौन सी जीन कॉमन है सब में, और वो जीन एक्सप्रेस भी करती है या नहीं करती। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में काफी काम आती है। अगर आप एनिमल्स की बजाय प्लांट का इस्तेमाल कर लो तो इसे गार्डन ब्लॉट भी कहोगे, प्लांट्स के लिए गार्डन। और इस एक्सपेरिमेंट में हमेशा हम लोग रैंडम प्राइमर्स की लेबलिंग करते हैं, क्योंकि एक बार आपने जीन निकाल ली तो जीन को एक्सप्रेस कराने के बाद में जब आप उसे आइसोलेट करोगे और फिर चेक करोगे कि वो जेल में है भी या नहीं, तो जो आपको प्राइमर चाहिए होते हैं, प्रोब, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम लेबल करते हैं, और जहां ये चिपक जाते हैं वहां पे रेडियोएक्टिविटी की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर लेबलिंग के लिए जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो फास्फोरस होता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। सेल में से आप आरएनए निकाल लो, आरएनए को जेल पर रन कर लो और फिर ऑटो रेडियोग्राफ कर लो। बस जू ब्लॉट में फर्क क्या है कि यहां हम डिफरेंट स्पीशीज के सेम जीन के आरएनए निकाल रहे हैं जो एक्सप्रेस कर रही हैं, और वो चेक करें कि वो कैसे अवेलेबल है, साइज क्या है उनका, वो है भी या नहीं, एक्सप्रेस करते भी या नहीं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज में सेम जीन को एनालाइज करने का मौका मिल जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 67, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, अगर ER, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइबोसोम चिपके हुए नहीं है, SER, और अगर इसी पे मैं राइबोसोम चिपका दूं तो यही रफ ER है। जब ये रफ ER होती है तो ये प्रोटीन बनाती है, मैसेंजर आरएनए को पढ़ करके प्रोटीन अंदर छोड़ रहे हैं। जिस प्रोटीन को सीक्रेट होना है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, या लाइसोसोम में स्टोर होना है, ये सारे प्रोटीन ER में बनते हैं, RER में। प्रोटीन बनने के बाद में उनकी फोल्डिंग भी होती है यहीं पर, और साथ में उनका N लिंक्ड शुगर एडिशन भी होता है, जिसे हम बोलते हैं N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। 14 मोनोसैकेराइड को जोड़ करके एक ओलिगोसैकेराइड तैयार किया जाता है, जिसे डोलिकोल नाम का एक लिपिड लेके आता है, और फिर एक ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो ER की मेम्ब्रेन में रहता है, वो ये काम कर लेता है। लेकिन ये सारे के सारे काम वहां होते हैं जहां पर प्रोटीन बन रहा होता है, मतलब RER में। आमतौर पे ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां ट्रांसलेशन वाला काम नहीं चल रहा, ये दूसरे काम करती हैं, जैसे लिपिड की बायोसिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर के अंदर तो खास तौर से ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। P450 नाम का एक मॉलिक्यूल है। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को सुनते हुए बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही होगी और बहुत सारी बातें याद आ रही होंगी। आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 68, ह्यूमन कार्सिनोमास की बात कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का कि तुम्हारी फंडामेंटल नॉलेज कितनी काम आती है। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि ये कैंसर का क्वेश्चन है। मैनी प्रोटीन्स इंक्लूड मोस्ट साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स अंडरगो मॉडिफिकेशन। कैंसर सेल्स के अंदर काफी तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स में, और ये मॉडिफिकेशन साइटोस्केलेटल सिस्टम में भी है। मॉडिफिकेशन इसलिए किए गए थे ताकि सेल बड़े आराम से मेटास्टेसिस कर सके और अपनी जगह छोड़ करके कहीं और जा सके। लेकिन क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, तो अगर मैं ब्लड में से कोई कैंसर सेल आइसोलेट कर लूं तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये कैंसर सेल आई कहां से थी, कौन से टिश्यू में से। देखिए, मेटास्टेसिस करने के बाद में जिस जगह भी ट्यूमर जनरेट था वहां से सेल निकल के ब्लड में आ चुकी है। हमने ब्लड में सेल ढूंढ भी ली तो मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किस टिश्यू में कैंसर डेवलप हो रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच वन द फॉलोइंग कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ कैंसर सेल। अब ये कहना है कि इनमें से किस चीज का नाम लूं जिससे मुझे सेल की आइडेंटिटी मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन असल में कैंसर का नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दिए हुए 4 नाम में से कौन सा नाम ऐसा है जो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सभी सेल्स में जैसे होते हैं, एक्टिन के दोनों टाइप सभी सेल में जैसे होते हैं, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल टू सेल वेरी करते हैं, और इसीलिए आंसर इसका डी। न्यूरॉन की सेल में अलग तरह के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, तो एपिडर्मल सेल्स में अलग तरह के होते हैं। मसल्स की सेल में अलग तरह के, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत तरह के डाइवर्स रोल निभाते हैं। जहां तक रही बात एफ एक्टिन की और जी एक्टिन की, एक्टिन के सिंगल मोनोमरिक यूनिट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जी एक्टिन कहते हैं। यही मॉलिक्यूल डायमर बनते हैं, डायमर बनकर ट्राइमर बनते हैं और लंबे लंबे फाइबर बन जाते हैं, और इसको कहते हैं एफ एक्टिन, मतलब फिलामेंट वाली फॉर्म वाला है। ये टेबल बता रहा है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं आईएफ्स, अलग अलग सेल्स में से कि मसल में इसका नाम है डेस्मिन, तो लीवर और स्किन में इसका नाम है केराटिन्स। सेल स्ट्रक्चर में न्यूरोफिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, लाइसोसोम्स, और भी अलग अलग पार्ट में भी ये अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस में जो लैमिनिन प्रोटीन है वो भी आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो अगर आप कैंसर सेल में से इंटरमीडिएट फिलामेंट को चेक कर लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पॉसिबली कौन सी सेल होगी। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जब असेंबल होते हैं तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, डायनिन और काइनिन जैसे मोटर प्रोटीन्स, उन्हें लेकर के उस डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं जहां पर उनको असेंबल होना है सेल के अंदर, और जोड़ जोड़ करके उनको लंबे लंबे फाइबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डायनिन और काइनेसिन जो प्रोटीन्स हैं, ये बड़े कमाल के प्रोटीन है। बहुत छोटे छोटे से हैं मोटर प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल पर चलते हैं, बहुत चीजों को ले जाते हैं। यहां तक कि जब सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम को भी स्पिंडल फाइबर पर ले जाने वाले यही हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो इंटरफेस में इस्तेमाल करते हैं। यही माइक्रोट्यूब्यूल रीऑर्गेनाइज होकर के स्पिंडल फाइबर के रूप में जाने आते हैं सेल साइकिल के अंदर। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बहुत सारे रोल हैं, और इसीलिए ये अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग तरह के मिलते हैं। और ये काइनेसिन और डायनेसिन, ये तो यार हमारी सेल के मिनियंस हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है, और मिलजुल करके हमारी सेल के आर्किटेक्चर में और स्ट्रक्चर में रोल निभाते हैं। वर्कर्स हैं हमारी सेल के, ये एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने वाले, जोड़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 69, लो जी, आई फ्लाई स्पेसिफिक लेक्चर का एक और क्वेश्चन है, अभी पढ़ के हटे हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय चेंजिंग द लिपिड कंपोजिशन। हम लोगों ने समझा था कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी लंबाई और उनके डबल बॉन्ड्स, ये उनके मेल्टिंग टेम्परेचर पर असर डालते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक बैक्टीरिया जो वार्म एनवायरनमेंट में था उसको कोल्ड में डाल दिया गया, ये जो सेल थी, तो अब उसके लिपिड में क्या फर्क पड़ने वाला है। भाई कोल्ड एनवायरनमेंट में लिपिड्स कॉम्पैक्टली पैक हो जाएंगे, और अगर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन रखना है तो आपको मेम्ब्रेन को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। फ्लूइडिटी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते आप। मेम्ब्रेन की जो नेचर है, सेमी परमेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसी है। तो अगर लो टेम्परेचर पे भी आपका मेम्ब्रेन फ्लूइड रखनी है तो लिपिड ऐसे होने चाहिए जिनका टीएम लो हो। और आप लोगों ने तो ये समझ रखा है कि जिसके कार्बन नंबर कम होंगे वो ज्यादा फ्लूइड होगा एज कंपेयर टू कार्बन ज्यादा के। तो जब आप ठंडे एनवायरनमेंट डालोगे तो ऐसे लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी या फैटी एसिड्स की जिनमें कार्बन नंबर कम होंगे। ऑप्शन नंबर बी। भाई कहने को तो लिपिड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और मेम्ब्रेन भी, किताबों की किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन एग्जाम में सारी बात तो नहीं आती। आई फ्लाई का यही काम है तुम्हारा, 1000 पन्नों में से 2 पन्नों की वो इंफॉर्मेशन निकालना जो एग्जाम में आती है। इसलिए लेक्चर में गुजारा हुआ हर मिनट कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में हेल्प कर जाता है। ये तैयारी बहुत शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से होती है, चाहे फिर एग्जाम गेट का हो या फिर नेट का। क्वेश्चन नंबर 70, एक और टू द पॉइंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो लेक्चर में प्रोवाइड की गई थी। ग्लाइकोसाइलेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एंजाइम है जो ग्लाइकोसाइलेशन करता है। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो डोलिकोल नाम के मॉलिक्यूल से, डायग्राम तो ये याद आ गया होगा,
ये है वो 14 शुगर का ओलिगोसैकेराइड जिसे हम कोर ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, और जो प्रोटीन के एस्पाराजिन पे बाइंड करता है। क्या तुम्हें याद है ये एस्पाराजिन वाली सीक्वेंस पूरी क्या थी? नहीं है तो याद कर लेना। इसी को बोलते हैं हम लोग एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट गोल्जी में भी जुड़े जाते हैं। बट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो ग्लाइकोसाइलेटेड पार्ट है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का या लिपिड्स का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहां होता है? यही तो एक बात हमने झक मार के सीखी थी मेम्ब्रेन में, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा आउटर फेस पर होंगे, यानी कि एक्सपोज टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अंदर की तरफ होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ। और ये तो आप लोगों ने ढंग से सीखा हुआ ही है कि किसका फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस फेस के जैसा। क्वेश्चन नंबर 71, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्स सॉल्व किए हैं, चाहे वो गेट के हो, चाहे वो नेट के हो, और चाहे अभी डीबीटी का हो, हर एक के अंदर लाइसोसोमल स्टोरेज का हमें क्वेश्चन मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद होगा टे शक डिजीज। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज नहीं करता। देखिए एन एसिटाइल ग्लूकोज, जितने भी एंजाइम लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, अगर कोई रास्ता उन्हें वहां पहुंचने से रोकता है या एंजाइम खराब करता है, तो लाइसोसोम के अंदर वो एंजाइम पहुंचेंगे नहीं, और पहुंचेंगे तो खराब होंगे और फिर वो काम नहीं हो पाने का। तो करना केवल यह है कि इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन वो चेक करने हैं जिनमें लाइसोसोम के एंजाइम की स्टोरेज दे रखी है। डिफेक्ट इन एंजाइम लाइसोसोम का है, एसिड हाइड्रोलेज जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम टू द सेल सरफेस। भाई लाइसोसोम के एंजाइम्स को सेल सरफेस पे क्यों भेज रहे हो? लाइसोसोम के एंजाइम कहीं सेल सरफेस पर नहीं भेजे जाते, वो उसी के अंदर रहते हैं। जिसको भी डिग्रेड होना होता है वो वहां आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी था जो गड़बड़ था। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन ये सब के सब लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की कहानी है, या फिर उन एंजाइम्स को पहुंचाने का रास्ता है लाइसोसोम के अंदर। अगर इनमें कहीं भी डिफेक्ट हुआ तो फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 72, एक जीन है और इस जीन से बनने वाले एंजाइम का नाम है एंजाइम ए, और एंजाइम ए एक्स नाम के मेटाबोलाइट को वाई में कन्वर्ट करता है। इन्होंने इस जीन को नॉकआउट कर लिया, यानी कि अभी एंजाइम नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कोई और भी एंजाइम है जो यहां काम कर रहा है, शायद कोई और बी। अब पूछा हुआ है इस सारी इंफॉर्मेशन से कौन सी बात आप कंक्लूड कर सकते हो? देखिए एंजाइम ए अकेला ये काम कर सकता है, ये तो उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, तो सफिशिएंट तो है वो, लेकिन ए ही बनेगा तभी काम होगा, और अगर वो नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा हमें। तो भाई वो नेसेसरी नहीं है वाई को बनाने के लिए। वो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तब कोई और काम कर लेगा। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 73, अब जेल के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये तुम्हारी इस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि क्या तुम डाटा को देख करके इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हो, समझ सकते हो उसे। इस फिगर में बताया गया है कि एक इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन दिखेगा सिक्रेटरी प्रोटीन का, एसडीएस पेज है, और टाइम जो है वो 0 मिनट है सिंथेसिस का जब बनाया गया, और सिक्रेशन का टाइम है 90 मिनट्स का। एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम इन सैंपल प्रिपरेशन, एसडीएस पेज भी ठीक था, तो ये जो 30 मिनट पे हमें लोअर बैंड मिला है और 60 और 90 मिनट पर जो हमें बड़े बैंड मिले हैं, ऊंचे वाले बैंड, इनकी कहानी क्या है? देखो डाटा ये कह रहा है कि जब प्रोटीन बनना शुरू हुआ टाइम 0 पर, तो उसका साइज था 55 डाल्टन के आसपास, या जो भी इन्होंने यूनिट दे रखी हो। लेकिन 30 मिनट के बाद उसका वजन कम हो गया 50 के आसपास, और फिर 60 मिनट के बाद उसका वजन बढ़ गया, और बढ़ करके ये पहुंच गया है 60 के आसपास। अब क्वेश्चन ये है कि 60 क्यों हुआ? भाई देखो वजन डबल थोड़ी हुआ है। जब भी हम प्रोटीन बनने की बात करते हैं, और प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन है, तो सिक्रेटरी प्रोटीन को तुम्हें याद होगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। बनने के बाद में हो सकता है उसमें तो कोई सिग्नल सीक्वेंस कट जाए, और सिग्नल सीक्वेंस कटने के बाद जो बचा हुआ प्रोटीन है उसका वजन कम हो। देखिए जितने भी प्रोटीन ईआर में बनते हैं उनके पास एक लीडर सीक्वेंस होती है, सिग्नल सीक्वेंस। बनने के टाइम पे उसका वजन है वो 55 इसी वजह से है क्योंकि वो पूरा प्रोटीन है। लेकिन सिग्नल पेप्टाइडेज जो ईआर के अंदर अवेलेबल होता है वो सीक्वेंस को काट देता है। अब जो ये सीक्वेंस कट के अलग हटी है उसका वजन गया, तो इसलिए इसका वजन हो गया कम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडी में जो सिक्रेटरी प्रोटीन है उनका मॉडिफिकेशन भी होता है, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन। तो अब अगर इस प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड कर दिए गए तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी तो आ गया, और इसीलिए जो बाद वाला टाइम है उसमें मुझे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ावा दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसका आंसर है सी, प्रोटीन प्रोसेसिंग हुआ है और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी हुए हैं टाइम के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 74, 4 ईस्ट के म्यूटेंट लिए हैं और ब्लॉक मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटरी प्रोटीन्स इन फॉलोइंग कंपार्ट। देखिए जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की और सिक्रेशन की बात करते हैं, प्रोटीन या तो बनते हैं साइटोसोल में या फिर बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आई फ्लाई की क्लासेस में हम ना सिर्फ इन बातों को समझते हैं कि प्रोटीन बनते कहां पर है, बल्कि हम लोग कुछ ऐसे लॉजिक भी समझते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कभी भी जवाब दे सकें XYZ प्रोटीन कहां बनने वाला है। सीक्रेटरी प्रोटीन सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, वेसिकल में पैक होकर के
ये पहुंचा है गोल्जी के पास और गोल्जी से इसे जहां जाना है वहां जाए। म्यूटेंट ए में प्रोटीन गोल्जी में रुक जाते हैं, तो ए वाले हैं जो ए म्यूटेंट के अंदर गोल्जी से आगे प्रोटीन नहीं जाएगा। बी के अंदर ईआर में रुक जाएंगे, सी साइटोसोल में रुक जाएंगे, तो डी सीक्रेटरी वेसिकल के अंदर रुक जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने ए और सी कॉम्बिनेशन किया, ए और सी। भाई जिन प्रोटीन्स की कहानी ए और सी की है तो ये दो अलग अलग पाथवेज हैं, तो अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो इस वाले म्यूटेंट के अंदर मुझे साइटोसोल में भी प्रोटीन मिलेंगे और मुझे गोल्जी और ईआर में अटके हुए मिलेंगे, ईआर एंड गोल्जी दोनों जगह, क्योंकि जो प्रोटीन यहां तक पहुंचे हुए हैं इससे आगे तो नहीं जाएंगे, जो पीछे रुके हुए हैं वो और जो गोल्जी में रुके हुए हैं दोनों प्रोटीन दिखाई देंगे मुझे। सिमिलरली बी और डी वाले म्यूटेंट्स के अंदर, क्योंकि बी में मैंने ईआर के अंदर रोक दिया है तो मुझे प्रोटीन ईआर के अंदर ही मिलेंगे, और डी के अंदर सीक्रेटरी वेसिकल के अंदर ब्लॉक कर रखा है। अब ये दोनों म्यूटेंट को मैंने मिक्स करके बनाया है तो भाई प्रोटीन ईआर के अंदर अटक के रह जाएंगे और ये आगे नहीं जाने वाले। अब जो यहां उन्होंने आंसर दे रखा है, अब ये आंसर बड़े कंफ्यूजिंग है और सही मायने में ये एक्यूरेट भी नहीं डाटा के अकॉर्डिंग। इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए था कि ए सी केस में मुझे ईआर, साइटोसोल और गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां मिलना चाहिए थे, और बीडी वाले केस में मुझे केवल ईआर के अंदर मिलना चाहिए। लेकिन समहाउ मिस्टेक हो जाती है हर एक से, बनाने वाले भी तो इंसान ही है। आई फ्लाई की क्लासेस में जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के लिए वीडियो लेक्चर आते हैं। जैसे अभी तुम मेरी बात समझ रहे हो, सेम ऐसी ही बात समझ में आती है इन लेक्चर्स में। टॉपिक्स भी पूरे डिटेल में, उन टॉपिक्स में क्या मैटर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या रखना है, कौन सी चीज कैसे स्टडी होगी, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, फ्लो चार्ट भी मिल जाते हैं। लेक्चर सुनने के बाद और पढ़ने के बाद और फ्लो चार्ट को देखने के बाद अचानक से नक्शे खड़े होने शुरू हो जाते हैं प्रोसेस के, और साथ में हम लोग ये भी बताते हैं कि किस टॉपिक पर कहां कितना ध्यान देना है, किसको हल्का लेना है और किसको गंभीरता से लेना है, किस पर ज्यादा सिर रगड़ना है और किसको हल्के से ही बाय बाय कर देना है। क्विक रिव्यू में हम लोग ये समझते हैं कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्या बातें ऐसी थी जो दिमाग में रहनी चाहिए, क्या बातें थी जो खास थी। फोकस याद है ना अर्जुन वाली कहानी में, मछली की आंख, भरी भीड़ में से केवल वो बात देखना जो एग्जाम में आने वाली है। ये काम है क्विक रिव्यू का। और फिर इसके अलावा हर रोज असाइनमेंट भी मिल जाते हैं व्हाट्सएप पर, वो असाइनमेंट जो तुम्हारे दिमाग को लगातार चलाए रखते हैं और साथ में तुम्हें ये याद दिलाते रहते हैं कि एग्जाम आने वाला है और तुम उसकी तैयारी कर रहे हो। मैटर देकर छोड़ नहीं देते, हर रोज चेक करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। क्लास की फील बनी रहती है और साथ में मेहनत भी लगातार होती रहती है। एक बार चैप्टर खत्म कर लिया, असाइनमेंट कर लिया, तो भाई फिर आती है बात क्विज की, और क्विज ये बताने के लिए काफी है कि तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, टॉपिक कितना होल्ड हुआ, जो गलतियां थी अभी सुधार लो। एग्जाम वाले दिन हम गलती नहीं करना चाहते। हर 5 लेक्चर के बाद एक बड़ा एग्जाम भी होता है, एक एग्जाम जो तुम्हें बताता है कि उन 5 लेक्चर्स की तैयारी कैसी है। जहां कहीं भी कमियां होती हैं तो यही सुधार लेते हैं, सिखा देते हैं। सवाल तो एक और भी है, क्या ये नॉलेज ही है जो एग्जाम पार कराती है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नेट के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए है वो है 3 घंटे के अंदर कैसे इस पेपर को होल्ड करना है, चॉइस को कैसे सॉल्व करना है। यार सेक्शन ए, बी और सी में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इमीडिएटली करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन है जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि पेपर इतना बड़ा होता है कि 3 घंटे के अंदर सबको पढ़ करके ये पता लगाना कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक्चुअली में उसके लिए टाइम कम है। बट आई फ्लाई की क्लासेस में जब हम लोग मॉक एग्जाम करते हैं तो ना सिर्फ हम लोग अपनी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हम हर बार हर मॉक एग्जाम में ये भी सीख रहे होते हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या थी क्वेश्चन सेलेक्ट करने की, और इस पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि हमें पता है भाई ये चीज है जो मैटर करने वाली है। किस्मत अपनी जगह है, लेकिन ये है वो कर्म जो सही मायने में ना क्वालिफाइड को क्वालिफाइड बना देता है। खास तौर से सेक्शन सी के 75 में से 25 वो क्वेश्चन निकालना जो तुम्हें एक्यूरेटली पूरे में से पूरे नंबर दे जाए, 100 नंबर, ये सारी कलाकारी है और हम लोग जान लड़ा देते हैं भाई। और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी हमारे साथ इसी हुनर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझो। चॉइस बनाना, जून के एग्जाम तक आते आते 5 बार मॉक एग्जाम भी दे लेते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में, ताकि नेट के एग्जाम वाले दिन ऐसा ना लगे कि कुछ नया काम करने जा रहे हो। इतनी बार नेट के एग्जाम दे चुके होते हैं एग्जाम देने से पहले कि लगता है कि एक और नया एग्जाम देने जा रहे हो, सेम वही जो तुम्हें पहले से आता है, और अचानक से लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। एग्जाम का डर मन से हट जाता है और दिमाग अरेंज हो जाता है। ना सिर्फ नॉलेज बल्कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, एग्जाम को कैसे ब्रेक करना है। और एक बार तुम्हारा कंसंट्रेशन बन गया ना, तो जब तुम क्वेश्चन को घूरोगे ना तो बकरी की तरह दिखाई देगा और आंसर उगल देगा। भाई ये तो सब जानते हैं कि कोई चीज आराम से नहीं मिलती और ना कोई चीज आसान होती,
अगर हमारे सपने बड़े हैं, मंजिलें बड़ी हैं, तो भाई मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। ये ध्यान रखना कि तुम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आउटपुट के रूप में वही मिलने वाला है। कम इन्वेस्टमेंट कम आउटपुट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आउटपुट। लास्ट के कुछ दिनों में मेहनत करने से आउटपुट भी कुछ ऐसे ही मिलते हैं, चलते फिरते से ही यूज नहीं कर पाते हम उन्हें। और इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं कि अब खड़े हो जाओ, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। शॉर्टकट तो कोई है नहीं। हाँ, iFly के साथ तुम्हें गाइडेंस जरूर है कि किस टॉपिक पर तुम्हें ध्यान से चलना है कि तुम्हें सक्सेस मिल जाए और कौन से टॉपिक से तुम्हें बचना है। चॉइसेस बनानी सीखनी है। मत भूलो 145 में से 75 क्वेश्चन करने। एग्जाम और यह सिलेबस एक मेज की तरह है। ट्रॉफी बीच में कहीं रखी हुई है, बट रास्ते बड़े उलझन भरे हैं। iFly के साथ हमें वही रास्ते आराम से मिल जाते हैं और छिपी हुई ट्रॉफी भी हमारे हाथ में आती है। ये क्लासेस बहुत शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट होती हैं, इसलिए 5 महीने जैसे कम टाइम के अंदर भी हम इस एग्जाम के लिए इतना अच्छा तैयार हो जाते हैं कि बड़े आराम से JRF क्वालिफाई कर सकें। और जब इस एग्जाम के लिए रेडी होते हैं ना, तो केवल ये CSI या नेट JRF की तैयारी नहीं रह जाती, और बहुत सारे एग्जाम ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। ये क्लासेस आपके घर पर होती हैं, स्काइप पर और व्हाट्सएप पर। जो लोग लाइव क्लास कर सकते हैं उनके लिए लाइव अवेलेबल है। अगर भाई तुम लाइव क्लास नहीं भी कर सकते हो ना, तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। हर रोज तुम्हारे पास मैटर आता है, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, जिन्हें तुम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पूरा करते हो। लेक्चर अवेलेबल होते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। जब तुम्हें फुर्सत हो, जब तुम्हारा नेटवर्क अच्छा हो, तब तुम अपना असाइनमेंट पूरा करते हो और अपनी चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। iFly हर स्टेप पे तुम्हारे साथ रहती है। जहां जहां तुम ढीले पड़ते हो, वहां वहां तुम्हें टाइट कर देती है, रास्ता दिखा देती है, मंजिल पर पहुंचना सिखा देती है। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर। हम लोग कॉल करेंगे तुम्हें और गाइड करेंगे क्लासेस को लेकर के। अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बड़ी सी घंटी के साथ। और यार, जहां मर्जी वहां शेयर करो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी। और हमेशा याद रखो कि iFly तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है, जो तुम्हारे एग्जाम में भी हेल्प करेगी और तुम्हारी तैयारी में भी। थैंक यू। Are you ready?